So, first of all, good afternoon, ma'am. I am Manoj Kumar, Very good afternoon, sir. Very and good afternoon. welcome to you. Thank you, sir. So, first of all, introduce yourself. थोड़ा अपना आप परिचय दें. Myself, Dr. Harvinder. I am working as an assistant professor in SD College Ambalagant in Haryana. My teaching experience is about of 13 years, and my specialization area is of macroeconomics and agriculture economics. Thank you, ma'am. I wanted to know about, as already you know that the results of class 12th is about to announce in different colleges, and the students are looking for different options. और आजकल ऐसा समय आ गया है कि लोग कोई भी बच्चे चाहते हैं या उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि 12th के बाद जो है जॉब ओरिएंटेड ऐसा सब्जेक्ट लिया जाए ताकि फ्यूचर उनका बढ़िया हो. बिल्कुल सर. As you are an economics assistant professor, so I जी wanted सर. to know about कि स्टूडेंट्स को अगर इकोनॉमिक्स अगर वो लेना चाहता है शायद उनके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं आप इससे अवेयर हैं और आप कैसे उनके डाउट को क्लियर करना चाहें. उसकी सिचुएशन हम बहुत बार फेस करते हैं ड्यूरिंग एडमिशन डेज. स्टूडेंट्स आकर हमसे पूछते हैं अक्सर कि मैडम मैं आर्ट्स में पढ़ना चाहता हूँ और मैं कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करूँ, किस तरह के सब्जेक्ट्स मेरी रुचि के अकॉर्डिंग ठीक रहेंगे या फिर जो एनवायरनमेंट है जो पर्पस से किस तरह के सब्जेक्ट मेरे लिए चूज करना ठीक रहेंगे. देन आई ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि अगर आप आर्ट्स पढ़ते हो और आर्ट्स में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वो एक तरह से इक्विवेलेंट हो जाता है कि आपने एक टेक्निकल कोर्स पढ़ा है. तो आप आर्ट्स में अगर आप चूज करते हो, आर्ट स्ट्रीम को अगर चूज करते हो तो उसमें आपके लिए इकोनॉमिक्स चूज करना, अगर आप उसको पढ़ सकते हो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है. देखो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा वीक स्टूडेंट्स शायद इसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाते. इसमें मैथ्स भी होता है सर और थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉलिसीज की हम बात भी करते हैं. थोड़ा सा आर्ट्स में ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में माना जाता है. बट अगर ये डिफिकल्ट है, कहते हैं सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता. अगर डिफिकल्ट है तो इसकी स्कोप भी बहुत ज्यादा है. तो इसलिए मैं तो हमेशा से स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ. इसलिए एडवाइस नहीं करती कि मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ तो मैं बच्चों को कहूँ कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ो. मैं इसलिए एडवाइस करती हूँ कि इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा है. एक तरह से लाइव सब्जेक्ट है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसकी का बहुत ज्यादा स्कोप है. इकोनॉमिक्स को मैम साइंस भी माना जाता है और जो क्लास 12th साइंस से किया है क्या वो इकोनॉमिक्स आगे ले सकता है? स्ट्रेंज सी बात है कि जो नोबेल प्राइज है वो या तो लिटरेचर में है और उसके बाद साइंसेस में है, और सोशल साइंसेस में अकेला इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है. तो इक्विवेलेंट टू साइंसेस होता है, सोशल साइंस है. बट देखिए इसको हम इक्विवेलेंट टू साइंस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम थ्योरीज बनाते हैं, तो बनाते हैं. जैसे हम कभी भी कह देते हैं कि किसी चीज का प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. हाँ, बट इसमें क्योंकि कंज्यूमर, इसकी लैब जो है वो कंज्यूमर है, लैब में कंज्यूमर को स्टडी किया जाता है. कंज्यूमर है वो एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो बहुत स्टेबल नहीं रहता. टाइम के साथ बदल जाएगा, कई बार सिचुएशंस के साथ बदल जाएगा, वेदर के साथ बदल जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ बदल जाएगा. इसीलिए हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं इसकी थ्योरीज में. इसीलिए इसकी थ्योरीज जो होती हैं इक्विवेलेंट जो प्योर साइंसेज है उस तरह की नहीं हो सकती. बट ये कंपेरेबल है कि साइंसेज को कंपेयर किया जा सकता है. हम जो ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स शुरू करवाते हैं वो बिल्कुल हम एक तरह से बेस से शुरू करवाते हैं. स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वो 12th में जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उन्होंने पढ़ रखा होता है, बट फिर भी हम उसको हमेशा बेस से शुरू करवाते हैं.
बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे जिससे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना आए। देखिए स्कूल की टीचिंग में और कॉलेज की टीचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। स्कूल में हम स्कोर के पीछे ज्यादा रहते हैं, है ना, बच्चे को एक भय भी रहता है। बट कॉलेज में कुछ भी फोर्सफुली नहीं करवाया जाता, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करवाया जाता है कि उसको इकोनॉमिक्स अच्छा लगे, और जो चीज शौक से की जाती है, इंटरेस्ट से की जाती है, वो बेस्ट रिजल्ट देती है सर। हमें तो उम्मीद रहती है कि बच्चा एक अच्छा एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट बने। ओके, तो अगर मैं कॉलेजेस की अगर बात करूं, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा में अगर इकोनॉमिक्स अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, और या चंडीगढ़ में अगर कोई इकोनॉमिक्स से बीए करना चाहता है, या पंजाब की अगर बात करें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं बिल्कुल इम्पार्शियल होकर कहना चाहूंगी कि अगर किसी बच्चे का डीप इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, तो वो ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑप्ट करे। सिंपल इकोनॉमिक्स की बजाय ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑप्ट करे। और इसका जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एसटी कॉलेज चंडीगढ़ में भी अच्छा स्टाफ है वहां पर, और हरियाणा में यमुनानगर में डीएवी कॉलेज है गर्ल्स का, वहां पर भी ऑनर्स इकोनॉमिक्स अवेलेबल है। हालांकि मेरे कॉलेज में ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं है, बट जो एसटी कॉलेज है वो एक रिप्यूटेड कॉलेज है अम्बाला का, नॉट ओनली ऑफ अम्बाला बट हरियाणा का, जिसका ग्रेड जो है नेक ने 3.57 दिया है, मैक्सिमम ग्रेड है एसटी कॉलेज का। मैं हमेशा कोशिश में रहती हूँ कि मैं इस सेशन से ऑनर्स इकोनॉमिक्स शुरू करवाने की कोशिश करूँ। इस साल फिर वो कोरोना की मार है, अगले साल से हम भी कोशिश करेंगे। कि जो ऑनर्स इकोनॉमिक्स होती है वो कंप्लीट इकोनॉमिक्स की स्टडी है सर। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स जो है वो इकोनॉमिक्स के स्टडी करते हैं। और अगर आप सिंपल इकोनॉमिक्स करते हो ग्रेजुएशन में, तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स का पढ़ पाते हो। बच्चों से मेरा यही सजेशन रहेगा, जो इंटेलिजेंट है बच्चे, वो ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो एडमिशंस के लिए ट्राई कर सकते हैं, मेरिट में ट्राई कर सकते हैं, एसटी कॉलेज चंडीगढ़ में ट्राई कर सकते हैं, और खासकर गर्ल्स यमुनानगर डीएवी कॉलेज, वहां पर भी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए वो ट्राई कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्या मैम कॉलेज लेवल पे जो लैब की फैसिलिटी है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो क्या ये सफिशिएंट सभी कॉलेजेस में हो पाता है, या देयर इज नो नीड ऑफ एनी हाई फाई लैब फॉर द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स की जो लैब होती है मार्केट होती है, फील्ड होता है, बच्चा फील्ड से नॉलेज लेता है इकोनॉमिक्स की। ट्रेंड्स क्या है, मार्केट में डिमांड कितनी है, मार्केट में सप्लाई के ट्रेंड्स कैसे हैं। तो एक्चुअल लैब तो फील्ड होता है। हाँ, एक एवीआर लैब हो ताकि वहां बच्चा डाटा कलेक्ट करे, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको इंटरप्रेट करे, एक इंस्ट्रक्टर हो उसके पास। तो ये बहुत ही अच्छा है अगर सरकार इसके बारे में भी सोचे कि इकोनॉमिक्स की भी एक प्रॉपर लैब डेवलप की जाए हर एक संस्था में, यूनिवर्सिटीज में, ताकि कि बच्चे जो हैं इकोनॉमिक्स के उनको ज्यादा हेल्प मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा आए। बट फिर भी जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए लैब होती है, वो मार्केट, फील्ड, लाइव पर्सन्स जो हैं, वो कंज्यूमर हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो टैक्स पेयर्स हैं, वो एक्सपोर्टर्स हैं, ये लाइव लैब होती है इकोनॉमिक्स के बच्चों की। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स के बच्चों को विजिट कराते हैं तो इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं, कैसे वर्कर्स काम करते हैं, क्या उनका रिटर्न है, फर्म कैसे काम करती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स की तो लैब ओपन है सर, एक बंद कमरे में लैब नहीं स्थापित हो सकती इकोनॉमिक्स की। हाँ, बट ये जरूर है कि डाटा एनालिसिस के लिए उसके पास फैसिलिटीज हों, कंप्यूटर्स हों, कंप्यूटर लैब हो प्रॉपर, उसके अंदर टूल्स हों, लैब के अंदर एक तरह से पूरी मॉडिफाइड लैब हो जिसमें वो सारे टूल्स हों जिसको कि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है वो यूज कर सके। अगर मैम अगर करियर की अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट को कितना डिग्री लेना चाहिए, जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, पीएचडी हो गया, तो किस तरह का जॉब बताएं कि लोगों को, स्टूडेंट को जॉब मिले, कितना उनको डिग्री होना चाहिए और किस किस टाइप का डिग्री होना चाहिए,
जिससे वह मार्केट में जॉब मिल सके उनको? पर एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। हम इसको प्रोफेशनल कोर्सेज से नहीं जोड़ सकते। अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि मैं आपको 2 साल के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं और फिर आपको एक कोर्स का एक सर्टिफिकेट दे दूं, ठीक है, उसको इकोनॉमिक्स बेशक से आ जाए, बट जो एक एजुकेशन के बाद कंप्लीट नॉलेज आती है, बेसिक नॉलेज, वो छोटे कोर्सेज से नहीं आ सकती। तो अगर स्टूडेंट की फैमिली कंडीशंस अच्छी हैं तो उसको स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उसको पीजी लेवल तक इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए और कोशिश करे कि वो इसमें इवन पीएचडी करे, रिसर्च में अपना बेंट ऑफ माइंड रखे या डाटा एनालिस्ट के लिए अपने आप को तैयार करे। बट अगर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, बच्चा बहुत ज्यादा मतलब उसके फैमिली का एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन है, तो वो ये भी कोशिश कर सकता है कि वो ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के साथ करे और उसमें मैथ्स को साथ में ऑप्ट करता है। इकोनॉमिक्स और मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मिरेकल करता है और उसके ग्राउंड पर वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट भी ले सकता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो है वो इक्विवेलेंट टू आईएएस होती हैं और सिर्फ इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड का बच्चा ही उसमें अप्लाई कर सकता है। तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट अच्छा है बट उसके पास इतना लंबा समय नहीं है कि वो ज्यादा टाइम स्टडी पर लगाए, फाइनेंशियल बर्डन उठाना है फैमिली का, फैमिली की फाइनेंशियल इनकम को सपोर्ट करना है, तो वो ग्रेजुएशन के साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए अप्लाई करें और वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो तो वो एक अच्छी, बहुत ही अच्छी पोस्ट क्लास 1 ऑफिसर आफ्टर ग्रेजुएशन इसको ऑप्ट कर सकता है। उसके बाद वो चाहे तो बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है अगर बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगी कि बच्चा इंटेलिजेंट कम है या ज्यादा है, देखो वो तो उसकी एक मेहनत की एफिशिएंसी है। अगर वो ज्यादा एफर्ट करता है तो कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है ना। मेहनत का तो कोई शॉर्टकट नहीं है कि यस, कई बार बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा भी कम मेहनत करता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बैंकिंग में वो ट्राई कर सकता है, डाटा कलेक्शन की अच्छी जॉब वो कर सकता है, क्योंकि देखो आजकल ये एनजीओज हैं, ये एजेंसीज हैं, डाटा कलेक्शन बड़ा रहता है। जैसे एक ऑक्सफैम है, अमेरिका की है एजेंसी, वर्ल्ड वाइड इसका डाटा सप्लाई होता है, पॉपुलेशन के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर ये डाटा कलेक्ट करते हैं और ये ग्रेजुएट्स को हेल्प करते हैं कि वो उनको एक तरह से वर्क दें। तो बच्चा वहां भी ऑप्ट कर सकता है, बिजनेस प्रोसेसिंग की जॉब्स में जा सकता है, शेयर मार्केट की अगर थोड़ी सी नॉलेज हो उसको और उसका माइंड एकदम से अलर्ट हो तो इकोनॉमिक्स के बाद वो इस फील्ड में भी अपनी इनकम। आईएएस के बारे में मैम थोड़ा बताएं डिटेल से, बिकॉज इकोनॉमिक सर्विसेज ये क्या यूपीएससी के इक्विवेलेंट है या क्या है वो? इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो है यूपीएससी के इक्विवेलेंट है, सेम ग्रेड होता है, सेम रेपुटेशन होती है, क्लास 1 ऑफिसर लगेगा बच्चा जब भी इसको क्लियर करेगा। और इसका तो मैं कह सकती हूँ, और सिर्फ देखो ना, एक सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का बच्चा इसको क्लियर कर सकता है जिसने अप टू ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स को पढ़ा है। इसलिए मैं हमेशा सजेशन देना चाहती हूँ बच्चों को कि वो ऑनर्स इकोनॉमिक्स करें और प्लस उसमें अपनी मेहनत जोड़ दें। हाँ, इसमें इकोनॉमिक्स में मैक्रो लेवल की पॉलिसीज के बारे में पूछा जा सकता है, इंडियन इकोनॉमी की जो करंट सिचुएशन है उसको किस तरह से, मतलब इसके क्वेश्चंस में किस तरह से ठीक किया जा सकता है। जो ब्रॉडर क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिक इकोनॉमिक्स को भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, साथ के साथ इकोनॉमिक लॉज के बारे में, और किस तरह से उन इकोनॉमिक लॉज को अप्लाई किया जाए फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कुछ नहीं होता, में डायरेक्ट एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है सर, एज यूजुअल इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम। जो एलिजिबल बच्चा है वो हमेशा एग्जाम में आगे निकलता है और वो इंटरव्यू पर भी उसको निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपने इकोनॉमिक्स के साथ ग्रेजुएशन किया है,
आपने मैथ्स भी लिया है, तो सबसे पहले तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। देखो बच्चे, आप जानते हो कि आप अपनी इनकम कैसे अर्न करो, तो बजाय इसके कि आप सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहो कि वो आपको जॉब दे, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के गुण आ जाने चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आपको पता होना चाहिए कि मैं छोटा सा बिजनेस कैसे शुरू करूं, कितनी कॉस्ट लगाऊं और कितनी इनकम मैं वहां से अर्न करूं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी और बाकी सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो अपना छोटा व्यवसाय खुद का शुरू करें और उसमें अपनी इकोनॉमिक्स को अप्लाई करें। आप डिपेंडेंट नहीं हो, प्लस आप 10 लोगों को रोजगार दे सकते हो। इवन एक स्टूडेंट है जिसका बिजनेस था, पीछे ही उनका वुडन बिजनेस था, तो मैं हमेशा उसको सजेस्ट करती थी कि आप अपनी इकोनॉमिक्स इस वुडन बिजनेस में लगाओ, तो उसका अच्छा खासा बिजनेस है सर। और एक स्टूडेंट था, मेरे को आज भी याद है, रूरल एरिया से स्टूडेंट था, बजाय इसकी कि वो बेरोजगारी की लाइन में लगे, उसने मिल्क डेयरी का बिजनेस अपनाया और उस डेयरी फार्म से सर उसने मैक्सिमम इनकम अर्न की, न सिर्फ अपने लिए बल्कि और 6 से 8 लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद फिर भी अगर स्टूडेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना बिजनेस करे, तो डेटा एनालिसिस का काम कर सकता है अगर उसने स्टैक पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से कर रहा है, उनको साथ साथ जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करना चाहिए। कि सर कंप्यूटर तो बेसिक है, बच्चों को स्कूल टाइम से ही कंप्यूटर आता है, ये तो एक तरह से हम मानकर चलते हैं कि बच्चे को कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज है। कंप्लीट इन द सेंस कि जो उसको बेसिक की जरूरत है, वो डाटा को कंपाइल कर सके। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को डाटा को क्लासिफाई करना आना चाहिए, डाटा को कंपाइल करना आना चाहिए, फिर डाटा को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। अगर आना, क्योंकि वो सीख भी जाएगा जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा 3 इयर्स, वो खुद ब खुद सीख जाएगा कि डाटा को कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। और सीखने के साथ साथ वो तरह से अपनी इनकम अर्न भी कर सकता है। एक और मेरे माइंड में आया कि एक इनकम टैक्स रिटर्न जब हम भरते हैं, बड़ी डिमांड पे होता है कि कोई इकोनॉमिक्स का टीचर या स्टूडेंट या लॉयर बड़ी हेल्प कर सकता है शायद इसमें। मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप आईटीआर में अपनी स्पेशलाइजेशन बनाओ, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर दो लोगों के लिए, उनको होम सर्विस देना शुरू कर दो, तो आपके पास बिल्कुल रोजगार भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप वही बात आ जाएगी, साथ में एक और को अलाइन करके भी आप चल सकते हो, एक और दे सकते हो। और ये तो आप स्टडी करते समय कर सकते हो, जिस टाइम आप स्टूडेंट हो कॉलेज के, उसी दौरान आप ये छोटे छोटे इकोनॉमिक्स के मेथड सीख कर आप अपने लिए एक रोजगार क्रिएट कर। देखो जो सीए को हायर करता है वो बड़ी फर्म्स होती हैं। इवन एक इंडिविजुअल जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है ना, वो भी खुद से नहीं कर पाता, तो इन छोटे लेवल की सर्विसेज तो वो स्टूडेंट दे सकता है। बड़ी फर्म तो सीए की हेल्प लेगी, नेचुरल सी बात है। मान लो मैं एक टीचर हूँ, मुझे आईटीआर नहीं भरनी आती, मैं इकोनॉमिक्स की टीचर नहीं हूँ, हिंदी की टीचर, तो मैं अपने स्टूडेंट की एक तरह से हेल्प ले सकती हूँ कॉल करके, या मुझे पता है कि वो इस तरह की सर्विस देता है, मैं बुला सकती हूँ। मैं टेक्निकली नहीं हूँ अगर, तो उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में बहुत स्कोप है इकोनॉमिक्स का। इवन फॉरेन बैंक्स में भी स्कोप है, आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हो, जरूरी नहीं है आपको डाटा एनालिस्ट बनने के लिए वहां पर जाना जरूरी है। आप अपना डाटा एनालाइज करो, क्लासिफाई करो, उस फॉरेन एजेंसी को सेंड कर दो, वो आपका काम देखेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न भी जरूर है। मैम जॉब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताएं, जो स्टूडेंट्स आप ग्रेजुएशन पास कर चुका है उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। जब इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो उसका सीधा सा जब भी हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में उसका अगर हम देखते हैं कैसा व्यू सामने आता है कि वो डाटा के बारे में अच्छा जानता होगा, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे कहाँ अप्लाई करना है वो अच्छे से जानता होगा, वो जो इकोनॉमिक
पॉलिसीज ऑलरेडी अप्लाइड हैं और उनके आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, उसके रीजंस और उसकी रेमेडीज अच्छे से जानता होगा। पॉइंट में यही आता है। तो इसलिए कि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, उससे इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर सही वर्किंग में नहीं है तो उसकी रेमेडीज उससे पूछी जा सकती है। डाटा है, डाटा कैसे इंटरप्रेट करें, परसेंटेज कैसे निकालें, एवरेजेस कैसे निकालें, मीडियन मोड, जिससे कि जो सेल्स मार्केट में कितनी किसी वस्तु की सप्लाई करनी है, किस टाइम पे करनी है, फर्म्स को इस तरह के सलाहकार इस तरह की जो भी फर्म में बच्चे को हायर कर सकते हैं, सुपरविजन के लिए हायर कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए भी हायर किया जा सकता है। बड़ा स्कोप है। नॉर्मली यहाँ के बच्चे जो है फॉरेन जाना चाहते हैं, जाते भी हैं। तो अगर कोई इकोनॉमिक्स का अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो फॉरेन जाना चाहता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, तो उनको क्या क्या आना चाहिए ताकि फॉरेन में उनको जॉब मिल जाए? जब इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो उसका सीधा सा जब भी हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में उसका अगर हम देखते हैं कैसा व्यू सामने आता है कि वो डाटा के बारे में अच्छा जानता होगा, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे कहाँ अप्लाई करना है वो अच्छे से जानता होगा, वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑलरेडी अप्लाइड हैं और उनके आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, उसके रीजंस और उसकी रेमेडीज अच्छे से जानता होगा। पॉइंट में यही आता है। तो इसलिए कि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, उससे इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर सही वर्किंग में नहीं है तो उसकी रेमेडीज उससे पूछी जा सकती है। डाटा है, डाटा कैसे इंटरप्रेट करें, परसेंटेज कैसे निकालें, एवरेजेस कैसे निकालें, मीडियन मोड, जिससे कि जो सेल्स मार्केट में कितनी किसी वस्तु की सप्लाई करनी है, किस टाइम पे करनी है, फर्म्स को इस तरह के सलाहकार इस तरह की जो भी फर्म में बच्चे को हायर कर सकते हैं, सुपरविजन के लिए हायर कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए भी हायर किया जा सकता है। बड़ा स्कोप है। कि अगर कोई स्टूडेंट है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मान लिया जाए वो BA पार्ट 1 है, पार्ट 2 में है और उनको लगता है कि आफ्टर 3 years विल गो फॉरेन, सो उनको क्या क्या जानकारी होना चाहिए और ताकि वो पहले से प्रिपेयर कर ले और अगर वो फॉरेन जाता है तो वो जॉब उसको आसानी से मिल सके? यही सबसे पहले तो उसको कंप्लीट बेसिक नॉलेज इकोनॉमिक्स हो। इकोनॉमिक्स के साथ साथ उसको डाटा कलेक्शन की स्किल आनी चाहिए और यहाँ पर वो अपनी स्किल को डेवलप करे। उसके अपने जो वो लगाता है कि मेरे पास ये कैपेबिलिटीज है, उसके साथ वो डाटा स्किल का सर्टिफिकेट भी लगा सकता है। मैं डाटा को कलेक्ट करके क्लासिफाई करके उसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ। तो इकोनॉमिक्स में तो यही है कि इसको इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज और डाटा कलेक्शन उसको आना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद तो यही जॉब हो सकती है, बट अगर वो PG करके जाता है, अपनी स्टडी कंप्लीट करके जाता है तो बिल्कुल है वो अच्छी जगह टीचिंग में जा सकता है वहां पर। क्योंकि देखिए इंडियंस, वही बात है सर, इंडियंस कंपैरेटिवली मेहनती होते हैं, पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट उनका ज्यादा पाया गया है और उनका ये कल्चर थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। अगर हम अपने मतलब स्किल को इतना डेवलप कर लें तो जरूर हमारी नॉलेज की वहां पर डिमांड होगी। बस अप टू डेट रहे बच्चा, करंट अफेयर्स का उसको पता हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज का उसको पता हो, इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज उसके पास हो, ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, अभी वो इंटरनेशनल मार्केट में वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है और अपने लिए वो अच्छे रिटर्न बेसिस अर्न कर सकता है। मैम आप टीचिंग एरिया में बताएं कि स्टूडेंट्स कितना पढ़े, क्या क्या उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, JRF होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दें। जो बच्चे BA में इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं और they wanted to do something in this field, so what will be your suggestion?
टीचिंग भी 2 सेक्शन होते हैं सर। एक हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को टीच करना और एक स्कूल के स्टूडेंट्स को टीच करना। अगर बच्चा स्कूल टीचिंग में इंटरेस्ट रखता है कि मुझे स्कूल में ही टीचर बनना है, तो ग्रेजुएशन के साथ इकोनॉमिक्स ऑप्ट करे, बैचलर ऑफ एजुकेशन बने, देन एक स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको वो क्लियर करना पड़ेगा और वो फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करके एलिजिबल हो जाएगा अप्लाई करने के। बट अगर उसका बेंट है हायर एजुकेशन में और उसका प्लस रिसर्च में इंटरेस्ट है कि मुझे तो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज के डीप रूट तक जाना है, मैं देखना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी के जो लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स थे 1991 के, उनका क्या उद्देश्य है। अगर उसका बेंट ऑफ माइंड रिसर्च की तरफ है तो उसको इजी लेवल कंप्लीट करना, इजी लेवल कंप्लीट करके उसको ट्राई करे, वो एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए वो अप्लाई करता रहे। अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो उसका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है नेट जिसको हम कहते हैं वो पास होना जरूरी होता है। उसके बाद वो रिसर्च में जाए, वो एमफिल करे या पीएचडी करे और इसके साथ साथ वो कॉलेज लेवल की वैकेंसीज निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई करता है। वास्ट स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इन हायर एजुकेशन आल्सो। सीटी फंड है सर जो इसका, ये तो एक तरह से कोलैबोरेशन से बनाया गया डिफरेंट कंट्रीज ने एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। हाँ, वहां पर उनकी इस संस्था में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इसमें इकोनॉमिक्स के साथ साथ और विषयों के भी, इवन कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ्स के भी होते हैं, स्कोप है वहां पर। उसके बाद है WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बच्चे के पास अगर ट्रेड से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का, अगर उसके पास स्पेशलाइजेशन है तो WTO की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें वो अप्लाई कर सकता है। देखिए इकोनॉमिक्स की भी बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड लेना चाहता है, वो पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, या वो ग्रोथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है। मतलब ये आफ्टर ग्रेजुएशन ही ब्रांचेस डिफरेंट आती हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप अपने स्पेशलाइजेशन को डिसाइड करते हो। आप इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमेट्रिक्स क्या है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप इकोनॉमिक टूल्स लगाकर आप बता सकते हो या फाइंड कर सकते हो कि इस सही रिजल्ट आएगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हो और आप इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आपकी कंप्लीट डिमांड है, आप बता सकते हो ड्रॉबैक्स इसके क्या है, पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेड करने के फायदे क्या हैं। आप WTO में अप्लाई कर सकते हो और ना सिर्फ WTO में बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी आप किसी भी इकोनॉमिक्स को वहां पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हो। आप अपना NGO चला सकते हो अगर आपके पास पकड़ है, सही इकोनॉमिक पॉलिसीज की नॉलेज है, आप डाटा कलेक्शन को जानते हैं, आप टैक्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप अपनी NGO चला सकते हो। आप अपने डिफरेंट तरह के डाटा कलेक्ट करके उन डाटा को सेल कर सकते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, क्या ऐसा भी यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ कोलैबोरेशन है विद इंडस्ट्रीज, सो दैट कि बच्चे पार्ट थर्ड में जाते हैं, देन आफ्टर दे आर गोइंग फॉर इंटर्नशिप इन इंडस्ट्रीज। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो क्या इसमें कोई फैसिलिटी है या कि कोई ऐसी संस्था है जो इस तरह का काम करती है, या अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे आर कोलैबोरेटिंग विद द इंडस्ट्रीज, दे आर सेंडिंग देयर स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप इन द इंडस्ट्रीज। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं सर। ये ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर बट कॉलेज लेवल पर भी अब तो प्लेसमेंट सेल का क्या वर्क होता है सर, ये अपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करती है कि मेरे स्टूडेंट्स में किस सब्जेक्ट के किस स्टूडेंट में कितनी एलिजिबिलिटी है, कितनी उसमें एक तरह से कैपेबिलिटीज हैं, जिससे कि उसको कहीं अच्छी इंडस्ट्रीज में, मल्टीनेशनल्स में एक तरह से उनके लिए जगह बनाई जाए। और इवन मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, कॉलेजेस में आती हैं, यूनिवर्सिटीज में आती हैं, बच्चों को सिलेक्ट करके ले भी जाती हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बड़े बच्चे काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स
इकोनॉमिक्स के काम करते हैं। तो ये तो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर बट कॉलेज लेवल पर भी है। उनको इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो भी वहां से हायर कर लेती हैं उनकी सर्विसेज को, और मल्टीनेशनल कंपनीज भी उनकी सर्विसेज को हायर करती हैं। देखिए सर, जो फाइनल इंटरव्यू होते हैं हमेशा ही वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही ज्यादा होते हैं, जो 5th और 6th सेमेस्टर में होते हैं। प्लेसमेंट उन्हीं की होती है सर इमीडिएटली। तो फर्स्ट ईयर या सेकंड सेम का स्टूडेंट है या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उनके लिए कम अपॉर्चुनिटी रखी जाती है। पहले जो सेटलमेंट है वो कोशिश रहती है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनकी की जाए। बिल्कुल होती है सर, मेरे अपने कॉलेज से प्लेसमेंट के थ्रू बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट्स होती हैं। You have a agriculture specialization in economics. इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बचाएं और इनमें क्या क्या संभावनाएं हैं फॉर स्टूडेंट्स की। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं सर। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी जो है इसमें मोर देन 57% लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। और ड्यूरिंग कोरोना हमने देखा भी है कि सभी सेक्टर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, बट एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जिसकी ग्रोथ रेट 3.4% थी। यानी कि सब कुछ रुका रहा, बट ये सेक्टर अपनी स्लो चाल से चलता रहा। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है सर, इसको क्यों ना एक ऑक्यूपेशन की बजाय प्रोफेशन बना दिया जाए, इसको एक छोटा व्यवसाय ना बनाकर इंडस्ट्री बना दिया जाए। मेरा यहाँ पर ये एफर्ट रहता है। इवन मैं तो ये भी चाहती हूँ कि कुछ 10 स्टूडेंट्स मिलकर हम इस तरह की एक अवेयरनेस चलाएं कि जो फार्मर्स हैं वहीं पर उनके फार्म के आसपास 5-10 विलेजेस को मिलाकर प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी जाए। सरकार उनको सब्सिडाइज करे। जैसे टमाटर की उपज जहाँ पर होती है, क्यों ना वहाँ पर सॉस बनाने के लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी जाए। जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा है, क्यों ना वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, जैसे अमूल डेयरी है, बीटा है इंडिया में, हरियाणा में, अमूल डेयरी गुजरात में है। तो ये प्रोजेक्ट जो है फार्मर्स की डबल इनकम के लिए बड़ा। तो एक तरह से हम कहते हैं ना, जब हम कहीं की फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते हैं तो हम प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं। अब गन्ने से शुगर केन से गुड़ बनता है। अब क्यों ना इसको डेजर्ट बना दिया जाए, एक इंटरनेशनल पहचान दे दी जाए। बासमती राइस है, इंडिया की बासमती राइस का कोई भी और कंट्री पेटेंट नहीं ले सकता। अब इसमें एक नेचुरल खुशबू है, तो क्यों ना हम नागपुरी संतरा है सर। हाँ, देखो जियोग्राफिकली इंडिया के पास वो क्वालिटीज हैं जो और कंट्रीज में नहीं है। हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, हर एक एरिया के एक पर्टिकुलर क्रॉप, क्यों ना उस क्रॉप को एक इंटरनेशनल पहचान देकर फार्मर को उसका पूरा बेनिफिट दिया जाए। बैंक उसको अच्छे खासे लोन दे और पोर्टफोलियो बना दिया जाए कि इतने प्रतिशत लोन जो है वो फार्मर्स को दिया जाएगा। वो गुड़ के ऐसी मिठाइयां बनाई जा सकती हैं, क्योंकि देखिए जो गुड़ है ना सिर्फ मीठा है बल्कि सेहत के लिए और एक तरह से मेडिसिनल है। तो इनको प्रमोट किया जाए विलेज लेवल से। इसको कहेंगे लोकल टू ग्लोबल। ना सिर्फ वोकल फॉर लोकल रहे हम अपने आप को कंसर्व ना करें, छोटे एरिया में ना रखें। हम लोकल टू ग्लोबल क्यों ना जाएं सर। हम अपने छोटे छोटे लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट और डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स बनाए। तो लास्ट में मैम समराइज करें बच्चों के लिए कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। Those are looking for economics in his graduation or post graduation. ग्रेजुएशन तक कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं। ग्रेजुएशन तक वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, चाहे वो ऑनर्स इकोनॉमिक्स करे या फिर वो सिंपल इकोनॉमिक्स से वो ग्रेजुएट बने। ग्रेजुएशन के बाद हमें अपना इंटरेस्ट डिसाइड करना है कि स्टूडेंट्स को टेक्निकल अगर रुचि ज्यादा है, वो मैथ्स पढ़ता है, वो स्टैट पढ़ता है, वो इकोनॉमेट्रिक्स पढ़े, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स की तरफ जाए। अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिसीज मेकिंग के लिए होता है।
उसके बाद अगर उसका इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव में अच्छा रुझान है, शेयर मार्केट में अच्छा रुझान है, तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़े। अगर उसको ग्रोथ मॉडल्स अच्छे लगते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ की क्या स्ट्रेटेजी रही है, तो वो ग्रोथ इकोनॉमिक्स की तरफ भी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरफ भी जा सकता है। तो जो भी स्पेशलाइजेशन है वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लस उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। Thank you very much, ma'am, for your valuable suggestions. सर थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. वेलकम सर।